बुंदेली कल्चर हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। हमारी संस्कृति यही है। सीधा लोगों तक बात कैसे पहुँचे, बात ना पहुँच पाना ही तो सारे समस्याओं का जड़ है। बुंदेलखंड से मैं काफ़ी नौकरी भी मेरी सागर में 2 बार पोस्टिंग रही तो वो रहा। इस क्षेत्र से बड़ी भांति परिचित हूँ। यहाँ की परंपराओं संस्कृति को चूँकि बचपन में अपने घर से ही देखा हुआ है तो उससे भी परिचित हैं। बातें करने से, प्रॉब्लम को पूरा समझने से उनका हल मिलता है। टीकमगढ़ का विकास जो है वो तो किसी के लिए उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करे ये तो किसी का एजेंडा हो ही नहीं सकता कि आपको जो मिला है, जो गिवन सिचुएशन है उसी में बेस्ट परफॉर्म करना है। हमको एक देश मिला हुआ है। आज अपन कल्पना नहीं कर सकते कि 50 साल पहले वाले जो लोग रहे होंगे उनको कैसा मिला होगा। तो उस समय दूसरी चुनौतियां थी, हमारे सामने दूसरी चुनौतियां हैं। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के जिलों में अलग अलग कलेक्टर तैनात रहते हैं और उन कलेक्टर की जिम्मेदारी विशेष तौर पर प्रशासन को व्यवस्थित रखो, जिले के विकास को लेकर काम करने को है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के टीकमगढ़ जिला के ऐसे कलेक्टर हैं जो प्रशासनिक दृष्टि से तो अपने कर्तव्य को निर्वहन कर ही रहे हैं। विशेष तौर पर बुंदेली बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की कला संस्कृति को लेकर भी वे एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं और संगई एक बेहतर तरीके से काम करने को भी प्रयास कर रहे हैं। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट में हम हैं और हमारे संग टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक सोती जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सचिन जी और आपके बुंदेली बौछार के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर टीकमगढ़ में जब से आप आए हैं और साल भर से ज्यादा कार्यकाल हो गया है, तो टीकमगढ़ में जो आप विकास के तमाम काम कर रहे हैं उन पर बहुत सारी चर्चा करनी है। इससे पहले आपसे एक अनुमति चाहेंगे कि वहाँ जो है बुंदेली और आप मूल रूप से बुंदेली हैं, भले अपनी फ्रीक्वेंसी में बोलने पर सवाल तो शायद समझ लें आपको बुंदेली में चले ज्यादा रोचक लगे। तो बुंदेली बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर आप जिस तरीके से टीकमगढ़ में काम कर रहे हो, टीकमगढ़ जिला की जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप कर पा रहे हैं, जिन पे आप आगे बढ़े हैं, और कौन सी आपके सामने चुनौतियां आपके मिशन मोड में खास तौर से आ रही हैं, ताकि बड़ो अनूठो तरीके से आप इस चीज को आगे बढ़े। देखिए सचिन जी, जो टीकमगढ़ जिला है बुंदेलखंड में जो अपन हमेशा बुंदेलखंड की संस्कृति की बात करते हैं और बुंदेलखंड का जो इतिहास है वो भी टीकमगढ़ या ओरछा से ही लगभग शुरुआत हुई है उसकी, और बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टीकमगढ़ इसको कवर करता है। ये सारी की सारी चीज़ें लगभग 200-300 साल पहले ओरछा से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ओरछा से जब राजधानी ओरछा टीकमगढ़ उन्होंने बनाई हुई थी करीबन 1783 में, उसके बाद से टीकमगढ़ शहर बना है। ये जो अभी जितना भी विकास हुआ है, जो भी कारण रहे हैं, अभी टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी जो है वो कई वजहों से, पहले शायद रेलवे का विकास लेट हुआ उस वजह से, और बाद में जो मुख्य मार्गों का भी विकास है, अभी जो मेन नेशनल हाईवेज हैं वो भी अभी झांसी से और खजुराहो तरफ जाती हैं। टीकमगढ़ बस यहीं कटा हुआ है और इस कटे रहने की वजह से कुछ नुकसान भी हुआ है तो कुछ फायदा भी हुआ है। नुकसान तो ठीक है, विकास की गति थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन फायदा यह है कि जो बुंदेलखंड का बाकी जो क्षेत्र है वहां पर बाहरी जो संस्कृतियों का प्रभाव हुआ है, तो हम जिनको बोलते हैं बुंदेलखंड, लेकिन वहां पर शायद बहुत सारी संस्कृति दिल्ली, बॉम्बे और सब जगह से आ गई है, लेकिन टीकमगढ़ में वो खूबसूरती अभी भी बची हुई है। अगर आपको हार्ट ऑफ बुंदेलखंड अगर अभी भी देखना हो और जो बुंदेलखंडी संस्कृति का आपको अगर परिचय लेना हो तो हमको टीकमगढ़ के गाँव में और टीकमगढ़ शहर में भी, शहरों में 40-50 साल पहले होती थी। तो वो इसकी ताकत है संस्कृति की। तो इन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए, चीज़ को समझते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बुंदेलखंडी संस्कृति को, तो हमारा जो डीएटीसीसी का जो शासन कार्यालय रहता है अपने ज़िले में, उसमें हमने इसमें चर्चाएं करी आने के बाद, और ये सोचा गया कि जो बहुत सारी धरोहरें यहाँ पर हैं उसको देखते हुए सबसे पहला निर्णय तो यही लिया गया कि हम जो हमारा डीएटीसीसी का कार्यालय है इसको हेरिटेज टीकमगढ़ के नाम से हम इसको ब्रांड करें, और उसी हिसाब से इसकी तैयारी चल रही है। इसमें हमने कोशिश की है कि टीकमगढ़ के जो जितने भी हमारे सांस्कृतिक और धरोहरें हैं और हमारी भी जो राजशाही के समय की धरोहरें हैं और बहुत पहले जब चंदेली और बुंदेली थे, उन सबको हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, उनकी स्थिति का आकलन किया
और सभी लोगों के साथ बैठकर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे इसको एक टूरिज़्म प्रोडक्ट के रूप में सामने ला सकते हैं। क्योंकि भौगोलिक रूप से तो टीकमगढ़ देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण जो टूरिस्ट स्थान हैं, ओरछा है और खजुराहो है, ये दोनों के बीच में ही हैं, थोड़ा सा डेविएशन होता है। और ये कनेक्टिविटी के लिए अभी अब नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, उसका चौड़ाईकरण हो रहा है। नेशनल हाईवे है जो टीकमगढ़ से, जो ओरछा से लेकर टीकमगढ़ और टीकमगढ़ से शाहगढ़ की ओर जाती है, उसका चौड़ीकरण हो जाएगा। तो हम जो छतरपुर के माध्यम से खजुराहो जाना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में जो टूरिस्ट ओरछा आते हैं, वो जो टूरिस्ट जो खजुराहो आते हैं, उन सबको किसी तरह से 1 रात या 2 रात के लिए हम टीकमगढ़ में रोकें। लेकिन जब इन पे बात करें तो बहुत सारी चुनौतियां भी कहीं ना कहीं आती हैं, और चुनौतियां इस लिहाज से भी आती हैं कि जब आप उसको व्यापारिक दृष्टि से जब आप करने का प्रयास करते हैं तो लोगों को कई बार समझाना बड़ा कठिन होता है कि यार इससे तत्काल में क्या व्यापार आएगा। जबकि सेम पैटर्न पे हम ओरछा चले जाएं बगल में, तो वहाँ होम स्टे से लेकर तमाम सारे कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से सक्सेस हो रहे हैं, तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों को समझाना, और चूँकि कोई भी जब आप नया काम करते हो या बड़ी चीज़ करते हो तो उसके रिजल्ट भी बहुत तुरंत नहीं मिलते, तात्कालिक रिजल्ट नहीं मिलते, तो फिर समझाना एक चुनौती। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे कोई भी टूरिस्ट प्लेस का डेवलपमेंट होता है, तो बेसिकली होता है उसमें कुछ तो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं और फिर कुछ हम छोटे टूरिस्ट अट्रैक्शन उसमें क्रिएट करते हैं। मेजर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, चाहे खजुराहो की अगर बात करें तो वहाँ पर टेम्पल्स हैं, ओरछा में बात करें तो वहाँ पर राम राजा का मंदिर भी है, और बाकी जो हमारी धरोहरें हैं वो बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑलरेडी हैं। तो राज्य सरकार का जो टूरिज़्म बोर्ड है या टूरिज़्म कॉरपोरेशन है, वो उन टूरिस्ट प्लेसेस के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता है भी है। और ऐसे हमारे करीबन प्रदेश में 26 डेस्टिनेशंस हैं, टीकमगढ़ उसमें कहीं नहीं है। लेकिन पोटेंशियल टीकमगढ़ का लगभग उतना ही है, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही है। ये मैंने महसूस किया, मैंने टूरिज़्म बोर्ड में भी काम किया हुआ है। तो पहले ये फेज़ में होगा, मुझे मालूम है कि एक दिन में ये नहीं हो सकता, और एक दिन में हम केवल राज्य सरकार से भी सारा बजट नहीं लेकर इन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। जब ओरछा डेवलप हो गया, लोगों को, हमको मालूम है कि ओरछा में लोग आते ही हैं, तो ओरछा में अलाइड रूप में जैसे लालपुरा खास या पास के गांव में, तो हम लोगों ने टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से वहाँ पर सपोर्ट किया और वहाँ पर टीम भेजकर उनको कैसे एक रूरल टूरिज़्म को हम प्रमोट करें, वो वहाँ पर काम हुआ है। टीकमगढ़ में भी होगा, लेकिन उससे पहले हमको अपने जो मेजर अट्रैक्शंस हैं टूरिज़्म के लिए, जिनकी वजह से लोग आएँ, उनकी व्यवस्था करें। फिर उसके बाद हम एकोमोडेशन यहाँ पर अच्छी दें। देखो, कोई आदमी अगर डे टूर मारकर कहीं से चला जाता है तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसीलिए लक्ष्य ये होता है कम से कम 1 रात या 2 रात तो रुके आदमी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या 2 रात रुके और 2 दिन यहाँ पर रहे तो टीकमगढ़ में आदमी देखेगा क्या? तो हमको अपने मेजर अट्रैक्शंस को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारे पास मेजर अट्रैक्शंस हैं। टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मंदिर है, और ऐसा स्वयंभू मंदिर जो मैंने एक बार लिखा भी था कि ये शिव शक्ति अक्षरेखा पर ये स्थित है, जो कि रामेश्वर से अगर अपन ऊपर बद्रीनाथ और केदारनाथ को अगर एक लाइन में जोड़ दें तो उसमें कुंडेश्वर का मंदिर भी दिखता है, और बहुत सारे अन्य शिवलिंग भी है। ये इसकी ताकत है। इसके साथ साथ यहाँ पर मड़खेरा का सूर्य मंदिर है, जो आजकल अक्षुण्ण है। वो मंदिर में जितनी भी कलाकृतियाँ हैं, अभी उनको हमको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर लिया है। मैं वहाँ पर डेवलपमेंट के आपको मैं बताऊँगा, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मेजर हम मड़खेरा को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो मैंने अभी 88 लाख रुपए में और एनओसी मांगी हुई है डिपार्टमेंट से, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में। तो हमने कहा कि मंदिर अपनी जगह है, लेकिन हम उसकी बाउंड्री वॉल को अच्छा कर दें, अंदर लैंडस्केप कर दें, लाइटिंग लगा दें। मैंने उसमें सैंक्शन किया है डीमैप फंड से एक रिसेप्शन सेंटर, एक सोवेनियर शॉप जो रोड मंदिर तक जाती है, उस रोड को डेवलप करें, स्ट्रीट फर्नीचर लगाएं, ताकि लोगों को एक टूरिस्ट केंद्र की वहाँ पर उनको फील भी आए और फैसिलिटीज भी रहें। तो आदमी उसको देखने के लिए वहाँ पर पक्का आएंगे। हमारे पास एक दूसरा सूर्य मंदिर भी है जो उमरी में है, तो जब ये डेवलप हो जाएगा तो वो हो सकता है। हमारे टीकमगढ़ का फोर्ट है। टीकमगढ़ में एक बॉटल हाउस है जो कि यूनिक है। एक यहाँ पर एक बावड़ी है, तो वो हीराबाई रानी थी, उनकी बावड़ी भी कहलाती, बहुत खूबसूरत है। पर ये तीनों सब निजी हमारी संपत्तियाँ हैं। पर इसके लिए हमने यहाँ पर जो महाराज साहब हैं उनसे हमने बात की है, तो हम चाह रहे हैं कि उनका भी विकास हो। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए प्राइवेट होटल्स तो हैं, पर वो शायद टूरिज़्म के हिसाब से नहीं बने होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर बुंदेली कल्चर हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, हमारी संस्कृति यही है। तो हमने डीएटीसी में ये तय भी किया था कि बुंदेलखंडी
वेडिंग, बुंदेलखंडी शादी को अगर हम थोड़ा और हाई लेवल पर उसको करें प्रमोट, तो हमारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि यहाँ के 2-3 बड़े अच्छे होटल्स हैं, वो हो जाएं और हम इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से इसमें कुछ पैसा लाकर इनको करना शुरू करें, तो वो कुछ हमारा अट्रैक्शन बनेगा। हम यहाँ पर एक ताल कोठी है, महेंद्र सागर का तालाब में जो ताल कोठी स्थित है, ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत बिल्डिंग है और एक बहुत मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है। इसके बेसमेंट में जो पानी के लेवल से 6 फीट और नीचे है, वहाँ पर 1937 से एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, जिसको ओरछा स्टेट लाइब्रेरी बोलते थे। बाद में वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बन गया, तो वो लाइब्रेरी उसकी लाइब्रेरी बन गई और सन 2000 से वो खाली पड़ी हुई थी। हमने उस लाइब्रेरी को 25 साल बाद खोला तो उसमें से अभी भी 80-90% किताबें सुरक्षित हैं। हम उसमें मैंने एक प्रपोज़ल बनवाया, उसका कंसल्टेंट नियुक्त किया और उसको हमने भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो प्रपोज़ल अभी पेंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें अपना कमिटमेंट कर दिया है। टोटल 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर वो प्रोजेक्ट हो जाता है तो वो अपने आप में एक भव्य बिल्डिंग है। उसमें हम एक कल्चर सेंटर, पूरी बुंदेली संस्कृति का एक केंद्र भी रहेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग रहेगी, एक उसमें ऑडिटोरियम है और हमारी लाइब्रेरी जो है वो शायद इंडिया की सबसे खूबसूरत हेरिटेज लाइब्रेरी, केवल उसकी इस जो लोकेशन है उसकी वजह से भी, और उसमें जो बुक्स रखी हुई हैं, बहुत पुरानी अद्भुत किताबें रखी हुई हैं। तो ये चूँकि शायद वहाँ पर अभी इस साल का फाइनेंशियल बजट कंप्लीट हो गया होगा, तो शायद अगले साल वो सैंक्शन होगा, तो उसके बाद ये भी डेवलप होगा। तो ग्रेजुअली जब एक हमारे पास ढेर सारे मेजर अट्रैक्शंस हो जाते हैं, हमने आइटिनरीज आइडेंटिफाई पहले से कर ली हैं कि अगर कोई आदमी एक दिन का टूर करना चाहता है तो उसको क्या क्या देखना चाहिए। अगर उसके पास 2 दिन का समय है तो वो क्या क्या, एक रिलीजियस टूर भी हो सकता है। अब रिलीजियस टूर्स में टीकमगढ़ के पास खास बात यह है कि इसमें हिंदू रिलीजियस टूर भी हो सकता है और जैन रिलीजियस टूर भी हो सकता है। तो हमारे पास आहार जी है, हमारे पास पपोरा जी है, बंधा जी हैं, ये बड़े 500-700 साल पुराने अद्भुत स्थान हैं ये सारे के सारे। और बात यह है कि जो श्रद्धालु है उसको थोड़ा पर्यटक में कन्वर्ट करने वाली बात है, ताकि वो यहाँ पर आता है तो उसको अपना श्रद्धा का भाव भी ले, साथ ही साथ वो लाभ उठाए कि हाँ उसको कंफर्ट मिले। और जैसे ही ये सब चीज़ें होना शुरू होती हैं तो अपने आप हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो पर्यटन से संबंधित हैं वो इसमें शुरू हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आपको परसों मेरी पॉलिटेक्निक वालों के साथ और आईटीआई की हमारी जिला जो स्किल डेवलपमेंट वाली बैठक है उस हुई, तो मैंने कहा कि आप पॉलिटेक्निक में, ये आईटीआई में ही एक टूर एंड ट्रेवल्स का कोर्स दें, वो दे सकते हैं। तो हमको आइडेंटिफाई करने थे, तो हमने टीकमगढ़ के लिए टूर एंड ट्रेवल्स का चयन कर लिया। अब टूर एंड ट्रेवल्स का होगा तो हमारे पास 20-25 लड़के जो उस रहेंगे, वो अपना ट्रेवल्स खोल सकते हैं। उनका ट्रेवल्स यहाँ भी चल सकता है, टीकमगढ़ के बाहर ओरछा में भी कर सकते हैं, खजुराहो में कर सकते हैं, पूरे उत्तर भारत में कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेवल्स कोई खोल लेता है या किसी और ट्रेवल्स में जो कोई पैसा लगा रहा हो, तो उनके साथ अगर वो काम कर लेते हैं तो वो अपने आप प्रमोशन होता है कि सर आप टीकमगढ़ होकर तो देखिए। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हो सकती हैं टूरिज्म को लेकर, हम सबको कनेक्ट करेंगे। और मुझे मालूम है कि इट टेक्स टाइम, समय तो लगता ही है इसमें, एक दिन का काम नहीं कि 1 साल में हो जाए, पर धीरे धीरे मुझे विश्वास है। और फिर जब हम सफल होते हैं तो फिर दूसरे लोग उसको देखकर उसके आगे बढ़ते हैं, तो प्राइवेट फिर लोग आएंगे। और कुछ लोगों ने रुचि दिखाई हुई है हेरिटेज के लिए, जैसे महाराज साहब से जो बात हुई थी, तो वो लोग भी अपने शायद कुछ एकोमोडेशन के लिए कुछ यूनिट लेकर आ रहे हैं, तो उनके पास बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो आती हैं तो उसको लेकर कर यहाँ पर वेडिंग्स होती हैं, तो बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए भोजन, उनके लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन, तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ यहाँ पर होंगी और निश्चय ही इस क्षेत्र की इकोनॉमी में वृद्धि होगी। वाटर टूरिज्म को लेके भी आपने कुछ, तालाब को लेके बहुत सारी तो वाटर टूरिज्म में बड़ी अच्छी बात ये हुई कि पिछले साल जल गंगा संवर्धन अभियान यहाँ पर हुआ था। तो टीकमगढ़ शहर की एक बड़ी विशेषता है, इसके चारों तरफ तालाब हैं। इनफैक्ट पूरे बुंदेलखंड में टिकमगढ़ जो जिला है जब अविभाजित था तो लगभग 950 तालाब थे, और अभी भी करीबन 650 के आसपास तालाब जो हैं चंदेल और बुंदेलकालीन यहाँ पर जिले में हैं। टीकमगढ़ नगर के आसपास ही एक पटाका तालाब है जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। पुरानी संरचना इस प्रकार की बनी थी कि पटाका तालाब का जब ओवरफ्लो होता था तो उसका पानी बहकर महेंद्र सागर में आता था। महेंद्र सागर का तालाब का पानी जब ओवरफ्लो हो जाता था, भर जाता था, तो शहर में एक राजा ने एक चैनल बनाया हुआ था, उसको बंडा नहर बोलते थे। वो नहर से फिर जाकर वो वृंदावन सागर को भरता था, और वृंदावन सागर ओवरफ्लो होता था तो हनुमान सागर को भरता था। ये बात मुझे मालूम पड़ा था आते से ही कि ये इस प्रकार की संरचनाएँ थी, लेकिन वो समय के साथ साथ वो जो चैनल थे वो मिट्टी भर गई उनमें, और उसमें अतिक्रमण हो गया, लोगों ने खेतियाँ कर दी। शहर में जो बंडा नहर थी उस पर अतिक्रमण भी हो गया, और आखिरी में तो वो 2.5 फीट तक
चौड़ा रह गया था। पिछले जो अप्रैल मई जून में जलगंगा संवर्धन अभियान चला था, उसमें हमने मनरेगा से और जितने भी हमारे सोर्सेज थे, तो हमने वो पठा से इनको जोड़ा महीन सागर को, वो तालाब पूरा भर गया। महीन सागर से बंधा नहर को करा, लोगों ने वॉलंटरी उनसे बातचीत की, तो लगभग 35 मकान जो थे उन्होंने अपने तोड़ दिए और वो नहर पूरी कंप्लीट हो गई। नहर के चारों तरफ भी हम लोग काम कर रहे हैं। नहर के जो लोगों के पिछवाड़े थे, कभी आप जाके देखेंगे जहाँ पर वो कचरा फेंकते थे, अब वो उनका सामने का बैठने का स्थान हो गया है। जब हमने ये काम किया तो हमको शासन से भी कुछ जनभागीदारी का भी बजट मिला, तो वो भी मैंने नगर पालिका को दिया, तो नगर पालिका ने वहाँ पर वो पक्का करवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की जब वाटर की एक्टिविटीज़ हुई, तो 13 जुलाई और 14 जुलाई को पानी आया, और उसी पहले 2 दिन के अंदर ये सारे तालाब, महीन सागर का तालाब एक जनरेशन ने पूरा भरा नहीं देखा था, वो पूरा का पूरा तालाब भर गया। केवल हमारे जल की संरचनाएं हैं, उनके इंटेक पे जो इंक्रोचमेंट हो गए या जो भी कारणों से वो रुक गई हैं, उनको ही खोलना हो। जब हमने यहाँ पर करा तो हमारे जतारा से मांग आ गई, तो जतारा का भी खोल दिया, तो वो भी पूरा भर गया। बड़ा गांव में भी काम जो तालाब था उसकी भी हुई, उसमें कुछ बाधाएं अभी बची हुई, लेकिन उसमें तो इस प्रकार से कोशिशें हुई, तो ये तालाबों में पानी आया। जब महीन सागर का तालाब भर गया तो हमको वहाँ पर एक दुकान थी, मैं आपको बड़ी बात बताऊँगा, तो रात के अंधेरे में जाओगे तो वहाँ पर पता चला कि लोग मतलब जो जिसको लीगल नहीं कह सकता कि सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू कर रहे हैं, तो इस तरह की गतिविधियाँ होती थी, वो कोई परिवार के लोग नहीं जाते थे। हमारा ये मेरा मानना था कि महीन सागर का जो तालाब का पूरा एरिया है, उसमें बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का वाटर फ्रंट डेवलप होने की स्कोप है। तो महीन सागर वाटर फ्रंट के नाम से भी हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजा हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो चैलेंज फंड है उससे उसको सैंक्शन करेंगे। मेरी बात हुई है पीएस सर से, उन्होंने बोला है कि उसमें कुछ पैसा हम लोग अपना इकट्ठा करके देंगे। उसी से लगा हुआ जो ये पार्ट था, वहाँ पर हमने पीपीपी मॉडल पर स्टार्ट किया। तो टीकमगढ़ जैसे जगह पर स्काई वो इसकी जो जेट होते हैं ऐसी बोटिंग हो रही, और बड़ी अच्छी फैसिलिटी रही। और मुझे बहुत खुशी हुई कि देख के कि जब हम कभी कभी संडे को उस समय आ रहे थे, तो यहाँ से कम 25-40 ऑटो जो हैं वो वहाँ पर खड़े रहते थे। तो आप देखिए कि एक अट्रैक्शन आने से, टूरिज़्म एक ऐसा प्रोडक्ट है कि टूरिज़्म के माध्यम से बहुत कम पैसा लगाकर बहुत ज़्यादा आउटपुट आता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से ये अगर बाकी चीज़ें हमारी डेवलप होती जाएंगी, तो ग्रेजुअली हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा। और लोग अपने आप जो आजकल सब ऑनलाइन है, लोग देखते हैं कि हम अगर उड़छा रहे हैं तो आसपास क्या, तो फिर वो देखेंगे कि हाँ ये अट्रैक्शन डेवलप हो गए। तो हमारे मेजर अट्रैक्शन मुझे लगता है इस साल के अंत तक बहुत सारी चीज़ें पूरी होंगी और ये हमारे यहाँ टूरिज़्म को बढ़ाएंगी। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। पर्यटन कला संस्कृति को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं और कुछ सफलता मिल रही, उम्मीद करें और बेहतर मिले। प्रशासनिक स्तर पर बात करें कि टीकमगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, कई बार नगर पालिका में बहुत ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति है। बीच में कई बार कई दिन हड़ताल हुई, कई कचरा नहीं उठ रहा। पिछले 1.5-2 साल से यूँ कहें कि जब से नगर पालिका चुनाव हुए, आप तो बाद में आए, तब से लगातार टीकमगढ़ को लेकर ये स्थिति है। और लोगों का मानना है कि शहर के तौर पे एक कोई भी नगर पालिका का डिस्टर्बेंस, भले पॉलिटिकली हो, प्रशासनिक हो, जो भी हो, वो एक शहर के लिए मतलब उसकी छवि के हिसाब से अच्छा नहीं है। वो एक अपने आप में चुनौती रही आपके सामने, या उस पर आप उसको लेके क्या आपका मत है? देखिए, मेरा ये मत रहता है कि किसी भी व्यक्ति को, मैं अभी आज मीटिंग भी बहुत सारी ली हूँ, तो सभी को मैं बताता हूँ अपने अधिकारियों को कि आपको जो मिला है, जो गिवन सिचुएशन है, उसी में बेस्ट परफॉर्म करना है। हमारे यहाँ हम चीज़ें सेलेक्ट चूज़ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ टॉप लेवल पर भी कोई बैठे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लिए हुए हैं, तो उनके पास हमको एक देश मिला हुआ है। आज अपन कल्पना नहीं कर सकते कि 50 साल पहले वाले जो लोग रहे होंगे उनको कैसा मिला होगा। तो उस समय दूसरी चुनौतियाँ थी, हमारे सामने दूसरी चुनौतियाँ हैं, और उसमें ये सब भी जो आप बताते हैं सिस्टम की बातें हैं। लोकतंत्र है और नगर पालिका में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने हिसाब से अपने निर्णय लेते हैं और अधिकारिताएँ बटी हुई हैं। हम उन सिचुएशन में कैसे अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, हम इसमें कोशिश करते हैं। और नगर पालिका का काफ़ी चीज़ों में सहयोग भी मिला है और काम भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ा है, और भी कुछ चुनौतियां हैं और बेहतर भी हो सकता है। तो मैं उन पे सिर्फ मुझे जहाँ लगता है कि जहाँ मेरी अधिकारिता है वहाँ से मैं उन पर कार्रवाई करने का निर्देश देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मेरी अधिकारिता नहीं है और नगर पालिका परिषद की अधिकारिता है, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये
मेरा काम है कि उनके सामने 2-3 सिनेरियो रखना कि अगर अपन इस सिनेरियो पे काम करेंगे तो ये काम इतनी जल्दी हो सकता है। कुछ बाधाएं आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसे उनका जो गतिरोध चल रहा था और हमने उनसे बात करी और करीबन मेरे को लगता है कि 96-97 प्रस्ताव रखे थे, तो उस बैठक में उन्होंने 93-94 प्रस्ताव पूरे किए। तो अपनी नागरिक लोकतंत्र के हिसाब से जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ठीक काम चल रहा है और भी बेहतर करेंगे सभी जनप्रतिनिधि लोग। उनका देखिए टीकमगढ़ का विकास जो है वो तो किसी के लिए उसमें कोई कंप्रोमाइज़ करे ये तो किसी का एजेंडा हो ही नहीं सकता। तो सभी लोग मुझे लगता है कि इसमें सोचते तो अच्छा, टीकमगढ़ के लिए तो अच्छा सोचेंगे ही, और ग्रेजुअली एक मेंटेलिटी का ज़रूर असर है कि लोगों के मन में ये आ जाता है कि कई बार कि सब काम सरकार करेगी, सब काम नगर पालिका करेगी, लेकिन जो शहर आगे बढ़े हैं, अगर नागरिक विकास की ही आप बात कर रहे हैं, जैसे अपना इंदौर है, मैंने वहाँ काफ़ी रहा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर जनता की बहुत बड़ी भागीदारी है। वहाँ पर ये नहीं कि हमने फेंक दिया कचरा तो कचरा नगर पालिका उठा के करे, वहाँ पर आप फेंक ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको 10 लोग और टोक देंगे। तो ये चीज़ धीरे धीरे हमको भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जनता के सामने लाएं कि क्या क्या चीज़ों में आपकी भागीदारी की आवश्यकता है और उन सबके सहयोग से फिर अपना रेवेन्यू देना शुरू करें। तो जैसे टीकमगढ़ में ही हैं, तो मैंने सीएमओ को ये बताया है कि बहुत सारी दुकानें हैं पर पता चला कि किराए पे चल रही हैं, तो किसी का किराया बहुत ही कम है, इतना कम है कि शायद कहीं पर भारत में कितना कम नहीं होगा। तो मैंने उनका उसका रैशनलाइजेशन करो आप, ये मैं इशारा कर सकता हूँ। तो वो मैंने बात उनके सामने रखी हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कि तो जनता से भी पैसे लीजिए, पर जहाँ आपकी जिम्मेदारी है तो उनको भी पूर्ण कीजिए। तो सब मिलकर इसको कोशिश कर रहे हैं और बेहतर होता जाएगा इसमें कुछ। और प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो कई बार आपके निर्णय भी बड़े लोगों को बड़े पसंद आए। कुंडेश्वर में किसी ने थोड़ी सी मांग हुई कि उस रोड पे स्ट्रीट लाइट, या छोटे छोटे विषय हैं जिनको आप तात्कालिक निर्णय लेते हैं, या आपकी जन सुनवाई या तमाम जो चीज़ें हैं, तो ये कितनी महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से कई बार उस जनता के सामने जिसको लगता है यार कि कुछ नहीं हो सकता इस सिस्टम का, जो ठक आ जाती, उसके लिए ये ट्रस्ट जीतना कितना महत्वपूर्ण। देखिए आपने जो उदाहरण ही दिया, मैं कुंडेश्वर की लाइटिंग की बात करूं, मुझे पता चला कि पुराने विधायक निधि से ही वो लाइट लगी हुई थी, लेकिन लाइट लगने के बाद कनेक्ट नहीं हो पा रही थी और डिमांड कितनी ज़्यादा थी कि कभी आप रात में जाइए तो एक बड़ी पॉपुलेशन तो कुंडेश्वर रहती है, लेकिन फ्लोटिंग पॉपुलेशन। और हम जब मैंने शुरू में बताया कि हम कुंडेश्वर ही हमारा मेन यूएसपी है जिसकी वजह से हम लोगों को बुलाते हैं। इशू केवल ये था कि उसमें 2 ट्रांसफार्मर एक लगने चाहिए थे। मैंने कोशिश करी, इधर उधर से ट्रांसफार्मर लगे तो डीएमएफ फंड से 2 ट्रांसफार्मर सेंक्शन करवा दिए। केवल 10-12 लाख रुपए में ये वो समस्या हल हो गई कि सबकी लाइटें जल रही हैं। और उसका पेमेंट कैसे होगा, वो पंचायतों को सबको बुलाया, सबको बिठाया, तो बातें करने से, प्रॉब्लम को पूरा समझने से उनका हल मिलता है। आज जो है कि अगर आप हिसाब लगाओगे तो लोग, अगर हज़ारों लोग वहाँ से निकल रहे हैं तो लाखों लोगों को लाभ मिल गया बहुत छोटे से उसमें। तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। मैं नीचे जाकर जनता से बात करता हूँ, उनकी समस्याएं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, लोग अपनी बातें जाहिर करते हैं और जो चीज़ क्लिक हो जाती है उस पर हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं। जिसमें से हाल ही में हमारा एक प्रयास चल रहा है जो कि मुझे बहुत ही जॉब सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि ज़मीनों का राजस्व विभाग का रिकॉर्ड सुधार हम लोग करते हैं। किसी का नाम राजस्व अभिलेख में कंप्यूटराइजेशन हुआ, उसका नाम था मुन्ना और लिख गया मुन्नी। मुन्ना से मुन्नी लाल होने की वजह से बाद में पता चला कि मुन्ना लाल की डेथ हो गई, तो उसका रिकॉर्ड मुन्नी लाल लिखा हुआ है। अब मुन्नी लाल तो मरे ही नहीं, तो उनकी पत्नी का नाम नहीं चढ़ पा रहा। वो पत्नी घूम रही 2019 से अपना आवेदन लगा कर वो घूम रही हैं, आज 6 साल हो गए। अब समस्या इसमें टेक्निकली ये है कि ये अधिकार एसडीएम को है। अब एसडीएम को ये अधिकार है तो एसडीएम तो खुद कुछ करते नहीं हैं, तो एसडीएम तहसीलदार से रिपोर्ट लेंगे, तहसीलदार पटवारी से रिपोर्ट लेगा, तो वो आदमी पहले पटवारी को कन्विंस करे, फिर वो जाएगा एसडीएम कोर्ट में। अब हमारे मोहनगढ़ से एसडीएम का कोर्ट जतारा का 50 किलोमीटर है, वो जाएगा 250 रुपये खर्च करेगा, आने का करेगा, फिर तारीख बढ़ाएगा, वकील साहब की फ़ीस देगा, तारीखें बढ़वाएगा, कुछ हासिल नहीं हो रहा। फिर एसडीएम के बाद भी अगर वो 5 साल से पुराना है तो कलेक्टर को वो करता है, तो पता चला कि कलेक्टर साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, उनके रीडर बाबूजी फीस ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। अब वो जो मुन्नी लाल मृत हो गए या मुन्ना लाल जी मृत हो गए हैं, उनकी पत्नी बेचारी जो कुछ नहीं जानती, बुंदेलखंड की अनपढ़ महिला भी हो सकती है, ये मजदूर रही होगी, वो कैसे ये सब चीज़ों को सॉल्व करेगी? वो घूम घूम के परेशान हो रही है।
ऐसे हमारे यहाँ सैकड़ों प्रकरण थे। जब ये बात जैसे ही मुझे स्ट्राइक करी तो मैंने कहा इसका एक ही सोल्यूशन है कि कलेक्टर का कोर्ट, एसडीएम का कोर्ट और तहसीलदार का कोर्ट और पटवारी एक साथ एक जगह बैठ जाएं। ऐसा करने में हमारे को कुछ नहीं लग रहा, हम एक दिन का बाकी का काम छोड़कर ऐसा कर सकते थे। हमने मोहनगढ़ में कैंप लगाया, मोहनगढ़ में कैंप लगाया तो 55 लोगों के आदेश उसी दिन रात में हो गए। हमने नेक्स्ट डे देगोड़ा का लगाया, उसमें 77 लोगों को ऐसा फ़ायदा हो गया। फिर एक हफ्ते बाद हमने लिदौरा में लगाया तो वहाँ पर 120 लोगों का निराकरण किया एक दिन में। अब हम थोड़ा इसमें इस चीज़ को समझने लगे हैं कि इसमें क्या होता है, तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं। कल हमारा टीकमगढ़ का इसमें कैंप लगने वाला है। पर मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम अगर जितने प्रकरण हैं उसमें से आधे प्रकरण जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है, केवल कंप्यूटर में गलत नाम लिख गया है, थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, एरिया 306 की जगह 603 लिख गया है, तो वो सारी चीज़ें हम सुधार सकते हैं। इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राजस्व प्रशासन कर सकता है। और इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है कि जब शाम को सब लोग जाते हैं और उनके हाथ में हम उनके खसरे की सुधरी हुई नकल दे देते हैं, आप देखिए मतलब बहुत अच्छा दृश्य होता है। और ये हमको लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए शायद हम लोग को बैठाया गया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम करते हैं, जनता की चीज़ों का अगर सही असेसमेंट कर लेते हैं और अच्छी मंशा से काम करना चाहते हैं तो निश्चय रिजल्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम सुशासन की हम लोग जो बात करते हैं, इससे अच्छा सुशासन नहीं हो सकता है। और आप चूँकि मूल रूप से झांसी ज़िले से आपका जो है ताल्लुक़ है, तो आपकी शुरुआत अब थोड़ा सा बैकग्राउंड से अपन जो ख़ास तौर से टीकमगढ़ में जब जिस ज़िले में रहते हो उस ज़िले के लोगों का कई बार ये भी रुचि होती है कि पूरा, तो कहाँ से सर शुरुआत हुई आपकी? रानीपुर से पढ़ाई लिखाई से लेके पूरी शुरुआत? नहीं, रानीपुर हमारा नेटिव प्लेस है और वहाँ पर मैं हमारे परिवार आज भी ज़मीन और घर है हमारा वहाँ पर। लेकिन मेरे फादर मध्य प्रदेश पुलिस में थे और मेरी पढ़ाई लिखाई मध्य प्रदेश में हुई। सागर में मेरी हाई सेकेंडरी हुई थी, गवर्नमेंट स्कूल होता था, आज उसका कुछ और नाम हो गया। तो वहाँ से मैंने हाई सेकेंडरी की और इंदौर से मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में रहा भी हूँ, तरह तरह के लोगों जगह पे लोगों से देखा है, सीखा है। तो बुंदेलखंड से मैं काफ़ी नौकरी भी मेरी सागर में 2 बार पोस्टिंग रही तो वो रहा है। और इस क्षेत्र से बड़ी बात ही परिचित हूँ। यहाँ की परंपराओं संस्कृति को चूँकि बचपन में अपने घर से ही देखा हुआ है तो उससे भी परिचित हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं जिन क्षेत्रों में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कम से कम मुझे वो प्राथमिकता के क्षेत्र तो यहाँ पर मिलते ही हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। और एक आखिरी सवाल सर कि सोशल मीडिया पे एक्टिविटी आमतौर पे ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं वो सोशल मीडिया उनका, जैसे अब आज के दौर में सरकार के लेवल पे भी ज़रूरी है, लेकिन उसको हैंडल कोई और करता है, स्टाफ हैंडल करता है या सोशल मीडिया सेल हैंडल करती है, उसको कभी कभी देख लें आप। लेकिन स्वयं एक्टिव हैं, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव लगातार साझा कर रहे हैं। एक अधिकारी के तौर पर ये समय कैसे निकलता है, ये बड़ा सवाल है और ये कितना ज़रूरी आज के दौर में आप समझते हैं? देखिए, सोशल मीडिया का मतलब ये है कि मैं इसलिए उसका इस्तेमाल करता हूँ कि सिर्फ मैं शासन की योजनाओं के बारे में ही लिखता हूँ या टूरिज़्म या इसके बारे में बात करता हूँ। हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, हमारे पास कोई भी चीज़ हम करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा शुरुआत करी जब यहाँ पर खाद की समस्या हो रही थी। पिछले सालों में बड़ी समस्या हुई और बहुत चक्का जाम और इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो रही थी। सीधा लोगों तक बात कैसे पहुँचे, बात ना पहुँच पाना ही तो सारे समस्याओं का जड़ है। आपने अगर किसी भी माध्यम से बात पहुँचाने की कोशिश करी, सोशल मीडिया पे सभी लोग देख लेते हैं और जो बात अच्छी लगती है, मैंने आप खुद भी जानते हैं ये बात को बहुत अच्छी तरह से, अगर अच्छी लगती है तो और यह जनता के हित की होती है तो हर व्यक्ति उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। तो हमारे अगर उर्वरक की बात हो रही थी तो जिस दिन रैक लग रहा है तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ कि इस तरह रैक लगने वाला है, और तो लोगों को मालूम रहता है कि हाँ अब इस तारीख से ये शुरू होने वाला। नहीं तो वो पूछता रहेगा, उसके पास वो जानकारी आएगी कि नहीं आएगी कि किस तारीख को कहाँ पर कितनी खाद है, नहीं है तो फिर भी चक्का लगा रहा है तो हम उसको मना कर देते हैं। या जैसे मैंने कल ही एक सूचना अपने उसमें डाली कि आंगनवाड़ी की भर्तियाँ हो रही हैं। हमारे पास रोज़ शाम को यहाँ पर लोग आते हैं तो वो 2 महीने से और 4 महीने से आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, आपके पास फोरम है, वहाँ पर जाइए, यहाँ पर एक भी आवेदन नहीं लूँगा मैं आपका, क्योंकि मेरे को अधिकारिता नहीं है। आप उसकी अपील के लिए जिला पंचायत में अभी कमेंट समिति है, लेकिन परसों नरसों से जैसे मालूम पड़ा कि जैसे ही उसके फैसले हो गए तो उसमें लिखा हुआ है एक्ट में कि 10 दिन का समय है। अब 10 दिन तो गांव के आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा, वो इधर उधर घूमते फिरते ही निकाल देगा, फिर हमारे पास आएगा। तो मैंने कहा ये 10 दिन का समय है, अभी करना है अपील तो अभी कर दो, तो हम उसको बुलाकर सुनवाई कर देंगे। तो मेरा उद्देश्य मेनली वही है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं, हमारी क्या अप्रोच है, तो वो चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, वो चीज़ों को हम सबके सामने रखते हैं।
और इसके अलावा जैसे टूरिज़्म में हैं कि हम अगर टूरिज़्म और कल्चर के लिए अगर प्रमोशन के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ता है, कुछ अच्छा दिखता है, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें करते हैं। मेनली हम कृषि को लेकर, अब चूँकि यहाँ पर काम उद्योग तो अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, जो सबसे बड़ा वर्ग है वो अभी भी कृषि और उसी से अपनी जीविका चला सकता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी वही हो सकती है। तो PMDDKY नाम की एक योजना, उसमें भी टीकमगढ़ को शामिल किया है प्रधानमंत्री जी की। उसके माध्यम से हम यहाँ पर अभी जैसे एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाह रहे हैं, तो वो उसका मैंने एक प्रस्ताव रखा है, वो भी हमने DMM फंड से सैंक्शन किया, एक बिल्डिंग ढूंढ ली है। अब उसमें लोगों को जोड़ना है, तो मैंने उसमें लोगों को बस जागरूक किया, एक पोस्ट लिखी कि आप लोग जो लोग करना चाहते हैं तो इन लोगों से संपर्क करें। तो उन लोगों के पास मेरे पास 70-80 लोगों की एक सूची आ गई। अब इसमें ये कोई नहीं कह सकता कि लाल फीता शाही है या फिर किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को आपने डाल दिया है। जो लोग वास्तव में करना चाहते हैं, जो युवा हैं, जो इसमें काम करना चाहते हैं, वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल भी है और चेक एंड बैलेंस भी है। हम गलत काम कर रहे हैं तो वो भी चेक उसमें आ जाता है, फीडबैक भी आ जाता है। लोग तुरंत के तुरंत लिखने में चूकते नहीं हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, हम उससे भी सीखते हैं। अगर मेरे को कहीं पर कुछ लगता है कि हमारे यहाँ से किसी विभाग के से कोई इग्नोरेंस हो रहा है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। और कई चीज़ें बहुत अच्छा अर्जेंट नेचर की होती हैं। एक व्यक्ति ने उन्होंने डाला कि ये देखिए सर, ये पुलिया टूटी हुई है। मैंने संबंधित विभाग को भेजा, 2 दिन के अंदर उन्होंने पुलिया तुरंत ठीक कर दी, क्योंकि अर्जेंसी थी। कहीं पर उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार हो। तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। स्कूल है, स्कूल में पानी भरा है, बच्चे जा रहे हैं, किसी ने डाल दिया, तो मैं उसमें से तो मैं लिखता कम हूँ, उससे ज़्यादा मैं वहाँ से रिसीव करता हूँ, उठाता हूँ चीज़ें कि हाँ ये समस्याएं हैं, और अगर जिसको अपन एड्रेस कर सकते हैं तो मैं हर चीज़ तो रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ से इनपुट्स लेकर आप लोग जो लोग भी सब चीज़ें मीडिया अगर डालता है, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ आती है तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए तुरंत विभागों को भेजते हैं, तो इससे कार्रवाई होती है, जनता का भला होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बड़ी रोचक चर्चा और बुंदेलखंड, बुंदेली और पर्यटन कला संस्कृति को लेकर आप जो काम कर रहे हैं, उम्मीद करेंगे कि आपकी सोच से और बेहतर परिणाम निश्चित तौर पर मिले और टीकमगढ़ के लिए एक बेहतर जो है एक बेहतर कल का निर्माण आज के साथ हम करें। तो आज टीकमगढ़ के कलेक्टर विवेक श्रुति जी से खास मुलाकात बुंदेली बौछार पर। उम्मीद करें कि आपको जो एपिसोड पसंद आए। राम राम। थैंक यू वेरी मच। श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न, हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।